कल तक हमारी प्रोकैरियोटिक सेल कंप्लीट हो गई थी। एक पॉइंट बच रहा है उसमें। प्रोकैरियोटिक सेल में मैंने फ्लैजिला के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बताया था आपको। फ्लैजिला का एक स्ट्रक्चर बना के बता देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो ये सेल वॉल है, 3 लेयर होती है, एक ग्लाइकोकेलिक्स, एक सेल वॉल, तीसरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसका जो फ्लैजिला होता है इस टाइप का रहता है। इसका जब सबसे बाहरी भाग होता है उसको बोलते हैं तंतु। क्या बोला जाता है? ये बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला की। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला ये जो कसाव है उसकी, ये तंतु है। बीच में ये जो आती है इसको बोला जाता है हुक, जो इसकी किससे जुड़ा हुआ है, यानी इसके जो सेल वॉल होती है ग्लाइकोकेलिक्स उससे जुड़ा हुआ होता है। इसकी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो दशा रहता है उसे क्या बोला जाता है? बेसल बॉडी बोला जाता है। आधारिक काय, इसका क्या नाम है? आधारिक काय। ठीक है। तो जो फ्लैजिला होते हैं उसके 3 भाग होते हैं, एक तंतु होता है, एक हुक होता है और एक बेसल बॉडी होती है। 3 भाग आपको ध्यान रखने हैं। सबसे बाहर कौन सा होता है? तंतु, उसके बाद में हुक, उसके बाद में बेसल बॉडी या आधारिक काय होती है। ठीक है। अब इसके अंदर कुछ लेयर लगी होती है, रिंग लगी होती है, 4 रिंग होती है। अगर 4 रिंग होती है तब तो कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। 2 रिंग होती है तो ग्राम पॉजिटिव होता है। ये रिंग्स है। ठीक है। अगर ये 4 है तो क्या होगा? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और अगर ये 2 है, 2 रिंग है तो उसको क्या बोलते हैं? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब देखो, जिस प्रोकैरियोटिक सेल में फ्लैजिला पाया जाता है उस फ्लैजिला को क्या बोलेंगे? चल बोलेंगे। उस कोशिका को क्या बोलेंगे? चल कोशिका बोलेंगे। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसमें फ्लैजिला पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? चल। तो सभी में ये नहीं पाया जाता है, जो नहीं पाया जाता उसको बोलेंगे अचल। जैसे कि आप बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं, बैक्टीरिया के 4 प्रकार होते हैं। कोकस होता है, एक स्पाइरेलम होता है। स्पाइरेलम जो बैक्टीरिया आता है, 4 प्रकार के बैक्टीरिया के वर्गीकरण में पढ़ेंगे, वर्गीकरण में पढ़ाएंगे तब पढ़ेंगे। 4 प्रकार के बैक्टीरिया में से जैसे स्पाइरेलम जो होता है, उस स्पाइरेलम में ये सबसे ज्यादा रहता है फ्लैजिला। फ्लैजिला सर्वाधिक। इस टाइप का ये रहता है जिसके चारों तरफ ऐसे फ्लैजिला फ्लैजिला लगे रहते हैं। ठीक है सर। आधारिक काय। काय इसका तीसरे भाग का नाम था आधारिक काय। ये बात समझ में आ गई? फ्लैजिला के बारे में इतनी बात ध्यान रखनी है अपने को। ये चीज क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर है। और आपको मैंने कल बताया था कि फ्लैजिला है किसका बना होता है? कि विशेष प्रकार की प्रोटीन जिसका क्या नाम है? विशेष प्रोटीन फ्लैजिलिन से बना। व्यवस्था कैसी होती है? इसमें 9+0 होती है। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सबको? अब हम यूकेरियोटिक कोशिका के बारे में बात करते हैं। बना लिया सबने? सर ये लेस क्या ये नहीं अच्छा, इसमें ये बताना चाह रहा हूँ, जो 4 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं उनमें एक प्रकार आता है स्पाइरेलम। सर्पिलाकार जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें सर्वाधिक फ्लैजिला पाए जाते हैं। फ्लैजिला सर्वाधिक उपस्थित। उन चारों प्रकारों में से सबसे ज्यादा फ्लैजिला पाए जाते हैं। और जैसे एक बैक्टीरिया जिससे कोकस आता है उसमें फ्लैजिला नहीं होते तो अचल होते हैं। इसका इतना ध्यान रखना है, जिस जीवाणु में फ्लैजिला उपस्थित है उसे चल कहेंगे। क्या? चल जीवाणु। वह
जिसमें अनुपस्थित है उसे अचल कहेंगे। अचल जीवाणु कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर क्या है, ये सेल वॉल है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। बस अब इसमें इतनी ध्यान रखनी है आपको बात कि फ्लैजिला 3 भागों में बटा होता है। ये पूछेगा कि सबसे बाहरी भाग कौन सा होता है, तंतु होता है, उसके अंदर कौन होता है, हुक होता है। हुक के द्वारा वो किससे जुड़ा होता है, उसकी सेल वॉल से जुड़ा रहता है। और बीच में जो लास्ट में जाकर के मेम्ब्रेन में जिस चीज से अटैच होता है, कल मैंने आपको बताया था कि झिल्ली में से निकलते हैं ये फ्लैजिला, झिल्ली में से। देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस प्लाज्मा झिल्ली से निकल रहा है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर सबसे पहले भाग कौन सा टच करता है, बेसल बॉडी करता है। ठीक है, ग्लाइकोकेलिक्स से नहीं जुड़ा क्या? ना ग्लाइकोकेलिक्स से नहीं जोड़ा है। ग्लाइकोकेलिक्स एक आवरण है, ग्लाइकोकेलिक्स एक आवरण है। 3 बना दिया, 3 स्रोत बारे ग्लाइकोकेलिक्स। इस 3 ये लेयर नहीं बना रहा हूं मैं, 3 इस वो बता रहा हूं कि ये पार्ट है, जैसे जूम करके बता रहे हैं, तभी तो फ्लैजिला दिखेगा कि ये पोर्शन किसका है, मेम्ब्रेन का है, ये पोर्शन किसका है, सेल वॉल का है। ठीक है, अब हम यूकेरियोटिक सेल के बारे में बात करेंगे। यूकेरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं, यूकेरियोटिक कोशिका जिसमें सुविकसित केंद्रक। सुविकसित केंद्रक का क्या मतलब होता है, झिल्ली युक्त केंद्रक। जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक पाया जाता है उस कोशिका को हम क्या कहते हैं, यूकेरियोटिक कोशिका। हिंदी में क्या कहते हैं, ससीम केंद्र की कोशिका, जिसमें सुविकसित क्या पाया जाए, केंद्रक पाया जाए। उसे क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। ठीक है, सुविकसित केंद्रक का मतलब किससे है, झिल्ली युक्त केंद्रक से। झिल्ली युक्त, ठीक है। अब इसमें देखो कहां पाया जाता है, ये यूकेरियोटिक की सेल कहां पाई जाती है। हमने बताया था कि विटेकर का जो पंचजगत प्रणाली होती है, विटेकर का पंच जगत, जिसके अंदर क्या क्या आते हैं, पहला गुण आता है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटिया पादप जगत। सर हाँ, वहाँ पे यूकेरियोटिक है, इधर केंद्र पाया जाता है, आगे प्रोकैरियोटिक। यूकेरियोटिक सेल। ठीक है, लास्ट में कौन आता है, एनिमेलिया। तो सबसे पहले जो मोनेरा जगत आता है, इस मोनेरा जगत में सुविकसित केंद्रक नहीं पाए जाते, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक। ये कैसा है, प्रोकैरियोटिक। और ये जो चारों हैं, इन चारों में क्या पाया जाता है, सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, यूकेरियोटिक सेल बोलेंगे। इसके अंदर सभी के अंदर यूकेरियोटिक सेल होंगे। तो पूछे यूकेरियोटिक सेल कहाँ पाई जाती है, बोले बैक्टीरिया को छोड़कर सब में पाई जाती है। बैक्टीरिया को छोड़कर सभी सजीवों में पाई जाती है। यानी इन पांचों को किस में बांटा है, जो सभी सजीव होते हैं उनको इन 5 में बांट रखा है। इसमें से मोनेरा में कौन आते हैं, बैक्टीरिया। मोनेरा में कौन आते हैं, इसमें सभी जीवाणु आते हैं। इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि जीवाणुओं को छोड़कर सभी सजीवों में यूकेरियोटिक कोशिका पाई जाती है। मैं ये भी कह सकता हूँ मोनेरा जगत के सदस्यों के अलावा सभी जगतों में क्या पाई जाती है,
यूकैरियोटिक सेल। ये पंच जगत है ना, 5 जगत है ये, ठीक है। और यूनिसेलुलर कौन से होते हैं इसमें? ये दोनों होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोशिकीय। और ये तीनों कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय। यानी इनमें इनका शरीर जो होता है वो एक से ज्यादा कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? बहुकोशिकीय कहा जाता है। समझ में आ रही है बात इतनी? अब हमें ये देखना है कि पादप कोशिका, अब यूकैरियोटिक में हम चारों लेंगे। जब यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो इसमें चारों में अलग अलग प्रकार की कोशिका पाई जाएगी। अब इनके भी कुछ वर्ग बना रखे हैं, इनके भी क्या बना रखे? वर्ग। अच्छा, ये चीज बताओ, प्रोटिस्टा के कितने वर्ग होते हैं? प्रोटिस्टा में कुछ वर्ग होते हैं, डायटम्स होता है, डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, और एक डायटम्स हो गया, डायनोफ्लैजिलेट्स हो गया, एक स्लाइम मोल्ड्स, औपंग कवक होते हैं, ठीक है। अंजाई की बात करूं तो इसके भी 5 वर्ग होते हैं, ओमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। आगे लिखेंगे। प्लांटी है तो पादप जगत में सबसे पहले एल्गी यानी शैवाल आते हैं, शैवाल आ गया, फिर ब्रायोफाइट आता है, फिर टेरिडोफाइट आते हैं, फिर जिम्नोस्पर्म आते हैं, फिर लास्ट में एंजियोस्पर्म। जो हम पेड़ देखते हैं बड़े बड़े, ये क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म होते हैं, आवर्तबीजी होते हैं, ठीक है। इसके बाद में एनिमेलिया आता है। एनिमेलिया के अंदर सभी जंतु पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे? सभी जंतु। अब मुझे बताओ, अमीबा किस में पाया जाता है? प्रोटिस्टा में पाया जाता है। क्योंकि अमीबा कैसा होता है? एक कोशिकीय होता है और यूकैरियोटिक होता है। अमीबा एक कोशिकीय होता है, साथ में कैसा होता है? यूकैरियोटिक। तो ऐसा संदर्भ तो एक ही आ रहा है, तो एक कोशिकीय भी हो और यूकैरियोटिक भी हो, कौन सा है? प्रोटिस्टा। इसलिए प्रोटिस्टा को हम कहते हैं, प्रोटिस्टा क्या होता है? सभी एक कोशिकीय यूकैरियोट को कहां रखा गया है? प्रोटिस्टा में रखा गया है। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं बात करता हूं कि सेल में देखो क्या होता है। जैसे मान लो ये सेल है, ये सेल है, सबसे बाहर कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति देखो किस किस के पास में रहती है। एक बार मैं सेल वॉल के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं सेल के बारे में बताता हूँ। यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक में तो हमने क्या देखा था? 3 आवरणों से घिरी रहती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। सबसे बाहर ग्लाइकोकेलिक, उसके बाद में कोशिका भित्ति, उसके बाद में कोशिका झिल्ली। तो यहाँ पर भी कितने, क्या 3 आवरण होते हैं? क्या 3 नहीं होते, यहाँ 2 आवरण होंगे या 1 आवरण होगा। अगर जंतु कोशिका है तो जंतु कोशिका में कभी भी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर क्या पाया जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी 1 आवरण है। लेकिन कवक और प्लांटी जो होते हैं वो, इसमें कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है। इसमें 2 आवरण हो जाएगी। तो मैं 2 प्रकार की कोशिका बना देता हूँ यहाँ पे। मान लो एक तो ये है और एक ये है। अब इसके चारों तरफ तो क्या होगा? एक क्या होगी? कोशिका भित्ति। यानी तो बाहर की तरफ तो है सेल वॉल, यानी कोशिका भित्ति। अंदर की तरफ क्या है? कोशिका झिल्ली। और इसमें क्या है? केवल कोशिका झिल्ली। अब देखो, जिसमें कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों पाई जाती है वो कवक हो सकता है, या प्लांटी हो सकता है, या प्रोटिस्टा हो सकता है। लेकिन वो कभी भी एनिमेलिया नहीं होगा। एनिमेलिया में कभी भी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो मैं एक जनरली मान रहा हूं, ये क्या है? पादप कोशिका है। क्या है? पादप कोशिका। और ये क्या है? जंतु कोशिका। अब यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक का मतलब ही क्या होता है? जिसके पास में सुविकसित केंद्र पाया जाता हो। तो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ एक केंद्र बना रहा हूँ। ये क्या है? झिल्ली युक्त केंद्र है। झिल्ली युक्त केंद्र। क्या इसमें भी होगा? क्या बिल्कुल होगा, इसमें भी होगा। ये क्या है? वही झिल्ली युक्त केंद्र। इसीलिए इनको क्या कहा हमने? यूकैरियोटिक कहा है। समझ में आ गई बात? अब इनके पास में क्या कोशिका भित्ति है बाहर, फिर कोशिका झिल्ली है, एक हमने केंद्रक देख लिया। इसके अलावा कुछ अंग भी होते हैं जिनको बोलते हैं कोशिका के अंग। और कोशिका प्लस अंग मिलकर के क्या बन जाता है? कोशिकांग। तो कोशिकांग क्या होते हैं? इसके पास में अलग अलग कार्य, जैसे हमारे शरीर में अलग अलग अंग है। जैसे मान लो पाचन करवाना है, तो पाचन करवाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? एक तो मुंह चाहिए, फिर आमाशय चाहिए,
दांत चाहिए भोजन चबाने के लिए, फिर यकृत चाहिए, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सारे अलग अलग अंग है, इनका अलग अलग काम है सबका। तो अपने कार्य के आधार पर अलग अलग अंग पाए जाते हैं कोशिका में। तो यहाँ पर भी क्या होते हैं, अलग अलग अंग हो गए, जैसे मान लो एक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, एक पादप कोशिका है तो क्लोरोप्लास्ट भी होगा, लयन का है, तो ये CH क्लोरोप्लास्ट हो गया। इसी तरीके से इधर भी कौन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा और गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी होगा। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, लेकिन एक दूसरा होगा लाइसोसोम। सॉरी, लाइसोसोम तो यहाँ भी होता है, यहाँ पर एक लाइसोसोम होगा, यहाँ पर भी लाइसोसोम होगा, लेकिन सेंट्रियोल जो होता है, वो तारकाय जो होता है, वो पादप कोशिका में नहीं होता, जंतु कोशिका में होता है। आगे बात करेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये कोशिका है। अब कई बार क्या होता है, कोशिका से ऐसे सवाल सुने होंगे कि प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लास्ट, तो ये सब क्या है, इन सब चीजों के बारे में अभी बात करते हैं। देखो, अगर मैं ये कोशिका भित्ति सही से कोशिका है, अगर मैं इसमें से इस पूर्ण पादप कोशिका है ये, इस पादप कोशिका में से अगर मैं माइनस कर दूं क्या, कोशिका भित्ति, क्या कोशिका भित्ति, तो क्या एक प्रकार की इस तरीके की कोशिका बच जाएगी, जिसके अंदर एक केंद्रक होगा। जंतु कोशिका तो नहीं बन सकती है ये, क्योंकि इसके पास में क्लोरोप्लास्ट वगैरह अदर कोशिका जो जंतु कोशिका में नहीं है, लेकिन कोशिका की भित्ति को निकाला है सिर्फ हमने भी, कोशिका की भित्ति को निकाला है, तो अब इसको हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट। यानी इसके पास में वही ER होगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, और वो सब होगा जो किसके पास में होता है, एक सेल वॉल के अलावा, यानी कोशिका भित्ति के अलावा सब कुछ होता है। अब इस प्रोटोप्लास्ट में से मान लो मैं क्या निकाल देता हूं, अभी कोशिका झिल्ली निकाल देता हूं, कोशिका कोशिका झिल्ली निकाल दी। तो अब इसके पास में कौन कौन है, एक तो केंद्रक है, ठीक है, और सारे कोशिका होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ER होगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होगा, लाइसोसोम होगा, क्लोरोफिल होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, ये सारे होंगे। तो इसके पास में और क्या होगा, यहाँ पर कुछ द्रव भी भरा रहता है, ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे हम, प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। ये प्लास्ट था, ये प्लाज्म, यानी T ABCD में बाद में आता है। T में से कुछ निकाल लिया तो कम हो जाएगा ना, ABCD में से कम होकर के क्या अंतर आ गया, M तक आ गया है। तो पहले प्रोटोप्लास्ट, कोशिका भित्ति, एक बार सेकेंडरी ग्रेड में ये सवाल आया और कि पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति रहित कोशिका को कहा जाता है प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटोसोल। तो प्रोटोप्लास्ट आंसर होगा, सही है। अब यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म है, जिसके पास में केंद्रक भी है और अदर कोशिका भी है। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, केंद्रक निकाल लेता हूँ। किसको निकाल लेता हूँ, केंद्रक को। यहाँ से हमने निकाल दिया क्या, केंद्रक। केंद्रक के अलावा यहाँ पर क्या बच जाएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया बच गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बच गया, लाइसोसोम बच गया, क्लोरोफिल बच गया, मान लो क्लोरोप्लास्ट बच गया, और यहाँ पे कुछ द्रव भरा रहता है, लेकिन केंद्रक नहीं। इसको बोल दिया जाता है, अब ये है साइटोप्लाज्म। क्या है, साइटोप्लाज्म। समझ में आ रही बात। अब इस साइटोप्लाज्म में से अगर मैं सारे कोशिकाओं को निकाल देता हूं, क्या निकाल देता हूं, सभी कोशिकाओं निकाल देता हूं, सभी कोशिकाओं निकाल देता हूं, तो यहाँ पर क्या कुछ द्रव द्रव बचेगा, उस द्रव को कहा जाता है साइटोसोल। क्या कहा जाता है, साइटोसोल। समझ में आई क्या होता है, कोशिका भित्ति सबसे पहले पादप कोशिका से निकाली तो क्या बचा, क्या बचा, प्रोटोप्लास्ट। उसमें से जब हमने कोशिका झिल्ली निकाल दी तो क्या बचा,
प्रोटोप्लाज्म। उसमें से केंद्रक निकाल दिया तो क्या बचा? साइटोप्लाज्म। उसके में अंदर से सभी कोशिकाएं निकाल दी तो क्या बचा? साइटोसोल। समझ में आ गई बात? अब कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। तो क्या मैं इसको प्रोटोप्लास्ट बोल सकता हूँ? जंतु कोशिका एक प्रकार की प्रोटोप्लास्ट है। बिल्कुल, जंतु कोशिका एक प्रकार की प्रोटोप्लास्ट होती है क्योंकि उसके पास में कोई भी कोशिका भित्ति नहीं होती है। समझ में आ गई बात? इसको बनाओ ऐसे कैसे। जंतु कोशिका में भी वैसे ही कर सकते हैं। अब देखो साइटोप्लाज्म की आपको कई बार परिभाषा ऐसे भी मिलती है कि साइटोप्लाज्म केंद्रक तथा, यानी यहाँ ये है देखो प्रोटोप्लाज्म है, इसमें से मैंने केंद्रक निकाला है, तो केंद्रक तथा केंद्रक रहित कोशिका द्रव्य, केंद्रक रहित कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म को हिंदी में कोशिका द्रव्य कहते हैं। केंद्रक रहित कोशिका द्रव्य को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो कंफ्यूजन नहीं होना है। केंद्रक रहित कोशिका द्रव्य का क्या मतलब हो गया? साइटोप्लाज्म हो गया। केंद्रक युक्त कोशिका, केंद्रक युक्त कोशिका द्रव्य बोले तो प्रोटोप्लाज्म। और झिल्ली युक्त कोशिका द्रव्य है तो क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। और अगर भित्ति भी है तो उसको क्या बोलेंगे? कंप्लीट पादप कोशिका बोलते हैं। समझ में आ गई बात? इसको बना लिया होगा। अब इसमें आप वैसे लिखाऊं क्या? नहीं, चित्र में लिखो तो बढ़िया से चित्र में आगे। चित्र में और कैसे बनाए और बढ़िया से? ये गोल जी का है, बीच में बना नहीं तो। वो तो आगे और धीरे धीरे चलेंगे। ये चीज मतलब वैसे लाइन टू लाइन लिखाने की जरूरत पड़ेगी या ऐसे पढ़ लोगे? समझ जाओगे कि आप पादप कोशिका से ये क्या कर रहे हैं? माइनस लगा लो, यहाँ माइनस लगा लो, यहाँ माइनस लगा लो, मतलब यहाँ से सभी कोशिका माइनस कर दिए। आप अपने हिसाब से यहाँ पे ऐड कर लो। उनको क्या कह रहे हैं? प्रोटोप्लास्ट। यहाँ पे लिख लो चाहे तो, अगर समझ में नहीं आए तो प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, समझ में आएगा ये बात? ठीक है, अब बात करते हैं। सबसे पहले सेल वॉल की बात करें हम धीरे धीरे यहाँ इसके अंदर चलेंगे कि कोशिका भित्ति कैसी होती है, कोशिका झिल्ली यूकेरियोटिक की कैसी होती है। फिर कोशिकांगों की बात करेंगे, कौन कौन सा कोशिकांग होता है, कैसे कैसे कोशिकांग होते हैं, उन सब के बारे में चर्चा करते जाएंगे। ऐसे करते करते अंतिम केंद्रक तक जाएंगे, फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बस ये टॉपिक अरे इसके अंदर बहुत है, तो ये दिखाइए 4 मैंने 10-12 है इसमें। ठीक है, बिठा देता हूँ। टेस्ट तो लेंगे ही, तो टेस्ट हम सरप्राइज टेस्ट लेते हैं, पढ़ते रहना भाई, बता के नहीं लेते हैं सरप्राइज। मैं यहाँ पे जो बेच है वो उनके ही सरप्राइज टेस्ट लेता हूँ। उससे फिर मेरे को ये पता लग जाता है कि आपको कितनी बातें समझ में आ रही है, कितनी नहीं आ रही है। मैं कहूँगा कल टेस्ट लगेगा, आज आप रट के आ जाओगे। मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको मेरी पढ़ाई की चीजें दिमाग में फिट हो रही है या नहीं हो रही है, समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो आप रेगुलरली पढ़ते जाइए क्लास में। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेल वॉल के बारे में। सबसे पहले इसके बारे में सेल वॉल। यूकेरियोटिक कोशिका में सबसे पहला पॉइंट क्या लेंगे? सेल। अच्छा, ये ब्लैक था वो ब्लू था क्या? मैं दो शेड है, सही है, दो शेड है। अरे वाह, इन दो से नहीं मंगवा लो, ब्लैक वापस ब्लू हो जी। सही है ना ना, ये अलग है। नहीं वो जो मार्केट का है। अच्छा चलो अलग अलग है ये। नहीं वो एक है, नहीं वो दूसरा प्रकार कुछ होता है। ठीक। चलो देखते हैं सेल वॉल के बारे में बात करें। वैसे तो यूकेरियोटिक की बात कर रहे हैं। अब मुझे एक बार बताओ कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? क्या नहीं? प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन या प्यूरिन। ठीक है, तो यहाँ पर वो चीज नहीं लिखेंगे। अब यूकेरियोटिक में तो हम कौन कौन लिखेंगे? वो सारे शब्द लिखेंगे जो यूकेरियोटिक में आते हैं। जैसे पंच जगत में यूकेरियोटिक में कौन कौन आता है? सबसे पहले कौन सा आता है? मोनेरा तो प्रोकैरियोट में आ गया ना। यूकेरियोट प्रोटिस्टा होता है सबसे पहला। सबसे पहला यूकेरियोट कौन है? प्रोटिस्टा। मोनेरा तो क्या होता है? प्रोकैरियोट होता है। सबसे पहले कौन आएगा? प्रोटिस्टा आएगा। दूसरा फंजाई, यानी कवक वाला जो जगत है वो फंजाई होता है।
तीसरा प्लांटिंग, और चौथा लिखो क्या फिर कोशिका भित्ति के बाद? कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में तो पाई नहीं जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति थोड़ी पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, इसलिए हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। नोट लगा के पहले ही लिख लो, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। प्रोटिस्टा जो होता है ना, प्रोटिस्टा के जो वर्ग बनाए गए हैं उनमें से कुछ वर्गों में कोशिका भित्ति होती है, कुछ में नहीं होती है, कुछ में होती है, कुछ वर्गों में होती है और कुछ में नहीं होती। क्या? कोशिका भित्ति। ये सेल वॉल पढ़ रहे हैं ना, तो किस किस में होती है? देखो इसका पहला वर्ग आता है डायटम। कौन? डायएटम्स, डायएटम्स। इसमें क्या होता है? सिलिका की बनी कोशिका भित्ति होती है। सिलिका की बनी कोशिका भित्ति होती है डायटम्स में, ठीक है। दूसरा आता है इसमें डाइनोफ्लेजिलेट, डाइनोफ्लेजिलेट। इसमें पेक्टेट व सेल्यूलोज की पट्टिकाओं के रूप में, सेल्यूलोज व पेक्टेट की पट्टिकाओं के रूप में कोशिका भित्ति उपस्थित, ठीक है। तीसरा आता है इसका औपम कवक। एक तीसरा, वैसे तो इसमें वर्गीकरण में 4 आते हैं, डायटम, डाइनोफ्लेजिलेट, यूग्लिनोइड आता है, जिसमें यूग्लिन आता है, लेकिन उसमें कोई कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? कोशिका भित्ति पढ़ रहे हैं। इसका जब वर्गीकरण करते हैं प्रोटिस्टा का, 4 वर्ग आते हैं, एक डायटम, एक डाइनोफ्लेजिलेट, तीसरा यूग्लिनोइड आता है, चौथा आता है औपम कवक। लेकिन यूग्लिनोइड में कोशिका भित्ति नहीं होती, इसलिए हम यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा आता है एक औपम कवक, स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड, औपंक कवक। इसका जो बीजाणु होता है, जनन से जो बीजाणु होता है, उसमें कोशिका भित्ति होती है। इसके रिप्रोडक्टिव स्पोर में, जननिक बीजाणु में सेलुलोज की कोशिका भित्ति होती है, सेलुलोज की कोशिका भित्ति उपस्थित, ठीक है। मतलब प्रोटिस्टा कंप्लीट हुआ है कोशिका भित्ति की दृष्टि से। प्रोटिस्टा में कोशिका भित्ति के बारे में हमने क्या कहा? कुछ प्रोटिस्टा में कोशिका भित्ति पाई जाती है, कुछ में नहीं पाई जाती। कुछ में किस में नहीं पाई जाती? जैसे यूग्लिनोइड में नहीं पाई जाती है, तो किस में पाई जाती है? डायटम में, डाइनोफ्लेजिलेट में, स्लाइम मोल्ड में। डायटम में सिलिका की बनी होती है, डाइनोफ्लेजिलेट में पेक्टेट और सेलुलोज की पट्टिकाओं के रूप में होती है, स्लाइम मोल्ड में इसका जो जननिक बीजाणु होता है
इसका जब बीजाणु जनन करता है उस टाइम पर जो रिप्रोडक्टिव स्पोर होता है उसमें सेलुलोज की कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, इसके बाद में आता है फंजाई या कवक। फंजाई को बोला जाता है कवक। क्या बोलते हैं? कवक। पहला हमने पढ़ा प्रोटिस्टा, दूसरा फंजाई और तीसरा प्लांटी। तो फंजाई में 5 होते हैं वैसे तो वर्ग। ओमाइसिटीज हिंदी में लिख देता हूँ। इंग्लिश में लिख दो सर, लिख दो, दोनों लिख दो। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ओमाइसिटीज ही लिखूंगा मैं। मतलब हिंदी का मतलब ये वाली हिंदी, ओमाइसिटीज व्हाट्सएप वाले, व्हाट्सएप वाली ओमाइसिटीज। दूसरा हाँ पहला है ओमाइसिटीज। ओमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज, माइसिटीज। ये नाम याद नहीं होता नाम याद नहीं होते हैं, इतनी बार लेंगे इतनी बार लेंगे नहीं याद है। जाइगो जाइगो माइसिटीज। माइसिटीज होता है ना, माइसिटीज नाम कवक के लिए लिया जाता है। जहां भी माइसिटीज आपको दिखे समझ जाना वो कवक की बात कर रहा है। ठीक है, ओ माइसिटीज, फिर जाइगोमाइसिटीज। फिर आता है तीसरे नंबर का एस्कोमाइसिटीज। डायबिटीज भी कवक। एस्कोमाइसिटीज रोग होता है भाई डायबिटीज। एस्कोमाइसिटीज। और चौथा है बेसिडियो। बेसिडियो माइसिटीज। ये तो आप लोगों ने एक वो कहते हैं धारणा बना लेते हैं कि हमें नाम याद नहीं होगा। 10वीं पास करके आए हो, आपके साथी जो बायोलॉजी में थे वो भी 10वीं पास करके गए थे, बस आपने रिवीजन कम किया है। कम किया नहीं आपने, पढ़ाई नहीं है तो रिवीजन कहाँ से होगा। मैथ्स के बच्चे होते हैं तो आप टेस्ट पढ़िए, इंटरेस्ट होगा पढ़ के नहीं बोला जाता और एक होता है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज। 5 प्रकार के वर्ग होते हैं। इनमें देखो किस किस प्रकार की हमेशा कवक में हमेशा कोशिका भित्ति पाई जाती है, काइटिन की बनी होती है। आपके सवाल इनमें से नहीं आएगा, आपके सवाल इतना ही आएगा कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। क्या बताओगे? काइटिन की। यहाँ पर लिख लो चाहे तो कवक में काइटिन की कोशिका भित्ति होती है। काइटिन क्या होता है? केमिस्ट्री में भी हमने पढ़ा था ना नाग, एन एसिटाइल ग्लूकासामिन, NAG। वो NAG का पॉलीसेकेराइड होता है काइटिन। NAG का पॉलीसेकेराइड मतलब NAG मिल करके क्या बना लेते हैं, एक श्रृंखला बनाते हैं, चारों तरफ से जुड़ जाते हैं, तो उसको बोल देते हैं काइटिन। तो ये भी एक बार एडवांस सवाल आया हुआ है कि काइटिन में कौन सा पॉलीसेकेराइड होता है? कौन सा होता है? नाग। तो यहाँ पर लिख लेंगे, चाहे तो आगे लिख लेंगे कि काइटिन में काइटिन की कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। काइटिन क्या होता है? नाग का पॉलीसेकेराइड होता है। पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत सारे सेकेराइड जब जुड़ जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? पॉलीसेकेराइड बोला जाता है। और NAG मिलकर के क्या बना लेगा? काइटिन बना लेगा। उसके 2 पॉलीसेकेराइड आते हैं, होमोपॉलीसेकेराइड और हेटेरोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, काइटिन की कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। अब इसके अंदर जो ये चारों होते हैं इनके अंदर तो काइटिन होता है, इसमें जो होता है इसके अंदर काइटिन नहीं होता है, इसमें सेलुलोज होता है। इसलिए NCERT के अंदर इसको अलग नहीं लिखा है। NCERT में ओमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज को एक साथ मिला करके फाइकोमाइसिटीज बना दिया। ओमाइसिटीज
और जाइगोमाइसीटीज को मिला करके फाइकोमाइसीटीज बना दिया है। थाइको फाइको, फाइको हाँ, फाइको। ठीक है, तो इसलिए आपको ये याद नहीं रखना, कभी कभार अगर एडवांस सवाल आ जाता है केवल ओमाइसीटीज की पूछेगा नहीं, वैसे तो एनसीईआरटी में ओमाइसीटीज का कहीं भी जिक्र नहीं है, इन दोनों को मिलाकर के फाइकोमाइसीटीज बता रहे हैं। ऑप्शन में जो सेलुलोज भी है यानी काइटिन भी है, फिर काइटिन का अगर ओमाइसीटीज दे रखा है कि ओमाइसीटीज में किसकी है, तब तो सेलुलोज लगा देना। और अगर पूछे कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है और पूछे काइटिन है या कवक ये सेलुलोज है, तो क्या बताओगे? काइटिन। ठीक है, काइटिन की सेल वॉल। अब काइटिन क्या होता है? एन एसिटाइल ग्लूकासामाइन का बहुलक है। पॉलीसेकेराइड को बोला जाता है, पॉलीमर है मतलब एक तरीके से पॉलीसेकेराइड होता है। ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूकासामाइन का पॉलीसेकेराइड ही लिख लो। इसी एन एसिटाइल ग्लूकासामाइन को बोला जाता है क्या? लॉग है, एन एसिटाइल ग्लूकासामाइन। ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूकासामाइन का पॉलीसेकेराइड होता है। ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूकासामाइन का पॉलीसेकेराइड होता है। समझ में आ गई इतनी बात? अब मैं पादप की बात करता हूँ कि प्लांटी में कोशिका भित्ति होती है, किसकी बनी होती है? मेनली सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज भी होता है, हेमिसेलुलोज भी होता है, पेक्टाइड भी होता है, प्रोटीन भी होता है। ठीक है, तो अभी पादप की पढ़े, ये समझ में आ गई इतनी बात? बिल्कुल सीक्वेंस से चल रहे हैं कि आपको कोई भी चीज की परेशानी ना आए। कहते हैं सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सुना है आपने? नहीं सुना है? अभी सुना है क्या? अभी सुना है। शायरिया गाते हैं हम। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा उद्देश्य नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। क्या होना चाहिए? हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन ये आग जलनी चाहिए। सुनेड़ी है? ठीक है, सुनेड़ी है। तो वही चीज है कि हमारा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं है, हमारा मकसद है कि सूरत बदलनी चाहिए। कौन सी सूरत? कहते हैं बायोलॉजी वाले ही लैब असिस्टेंट क्रैक करते हैं, हमें सूरत बदलनी है कि मैथ वाले भी करते हैं। ठीक है, कहीं भी जलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही आग कहीं भी जलनी चाहिए। देखो, अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर पे प्लांटी पादप जगत। पादप जगत में ये ध्यान रखना कि मुख्य तो इसकी सेल, इसके अंदर इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। कोशिका भित्ति उपस्थित होती है जो सेलुलोज हेमिसेलुलोज पेक्टेट व प्रोटीन की बनी होती है। ये 4 पॉइंट ध्यान रखने भाई। हेमिसेलुलोज, हेमिसेलुलोज पेक्टेट व प्रोटीन की बनी होती है। अब देखो इसके पहला जो
पार्ट आता है वो कौन सा होता है? एल्गी या शैवाल। ये सबसे निम्न प्रकार के जो पादप है वो कौन है? शैवाल। जो आप अपने गांव से हो सब डांगर रखो है, खेड़ होगा की खेड़, खेड़ में कई बार एक तो फफूंद होती है, कमोदरी। फफूंद नहीं देखनी है आपको, फफूंद तो जो दीवार पर चिपकी रहती है उसको तो फफूंद कहते हैं, वो तो क्या रहता है? कवक रहता है, फंगस रहता है। लेकिन एक आपको ऐसा दिखा होगा कभी किसी के हो तो कि छोटे छोटे पेड़ लगे रहते हैं, मतलब जिसको शियाड़ बोलते हैं, हरी हरी घास सी होती है और बिल्कुल छोटे छोटे तंतु से बने रहते हैं उसमें। पेड़ में ऐसा पेड़ आता है वो जैसे ऐसी है, इसकी शाखाएं बहुत शाखाएं बिखरी रहती है, हरी हरी ऐसे शाखाएं, ऊपर इसके वो लास्ट में एक गोल गोल भी आता है, जाल टाइप में है जाल टाइप में रहता है, और वर्षा के टाइम पे ही ज्यादा रहती है, इस तरीके से बिखरी रहती है। कमोदरी का मुझे नहीं होता, श्वाड़ बोलते हैं, श्वाड़ कारा आता है, वो कारा है हमारे खेड़ में तो है, हर वेरा को नहीं है, कोई नहीं हमारे खेड़ देखेड़ी को नहीं, देखेड़ी तो होगी लेकिन यहाँ छोड़ जाएगा। आइए और आप तो बुलाना चाहिए चाहिए होगा जड़े चढ़ गए थे लास्ट में। वो जिस नहीं में तो नहीं मिलेगा, हमारे वाले में इसलिए मिलता है क्योंकि हमारे वाले पुराने जमाने का पेड़ है। पहले जो वो आते हैं ना जाजरा बाटा जैसे पत्थर होते हैं, इधर तो शायद पत्थर मिलते ही नहीं है देखने को, पत्थर आते हैं जैसे बिल्कुल ऐसे, एक तो पत्थर डूंगर वाला आता है बढ़िया वाला, एक आता है जिसके चारों तरफ ऐसे बिल्कुल छिद्र से होते हैं, जाजरो बाटा बोलते हैं, उससे बनाई जाती थी चूना और मिट्टी का घोल बना करके बनाई जाती थी। तो पुरानी है इसलिए उसमें ये पाई जाती है, पुरानी जगह जरूर मिल सकती है। ठीक है, चलो एल्गी की बात करें तो इस एल्गी के अंदर जो कोशिका भित्ति होती है, इसके अंदर भी कोशिका भित्ति तो होगी होगी क्योंकि पादप का भाग है ये, तो इसकी कोशिका भित्ति बनी होती है ग्लाइकन, ग्लाइकन प्लस मेनन प्लस कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये क्या है? खनिज है। शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ग्लाइकोन, ग्लाइकन, ये क्या है? ग्लाइकन, ये क्या है? मेनन्स, मेनन्स नहीं है ये, मेनन्स, और ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये तो जानते ही हो आप, वैद के बच्चे हो, हैं? CaCO3 चीज पोटेशियम है, इनमें सेलुलोज देखो ये होता है, सेलुलोज रे आया होनी केमिस्ट्री पढ़ी हुई बेटा में, नहीं इन्हें तरीका इसलिए आप आएंगे तो हमसे इसका सबसे छोटा पादप लिया हमने, एल्गी यानी पादप का सबसे पहला भाग होता है, निम्न पादप इनको बोला जाता है। ये सेलुलोज में कौन पाई जाए? नहीं, इसमें जनरली ये होते हैं ग्लाइकन, मेनन्स और कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसके बाद में आता है कौन? ब्रायोफाइटा। हिंदी में लिखो क्या? हिंदी भी वही है हमारी तो, ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, टेरिडो यहाँ से पी से चालू होता है, जैसे निमोनिया पी से चालू होता है, आपको पता होगा। यस सर। उसी तरीके से ये टेरिडोफाइटा है, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। इन सब में जो सेलुलोज सेल वॉल होती है वो सारी किसकी बनी होती है? वही सेलुलोज, सेलुलोज की, हेमीसेलुलोज की और पेक्टेटो प्रोटीन की बनी होती है। सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टेट वह प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सेलुलोज दिखती कैसी है। ये तो हमने देखा कि ये होता है, कैसी दिखती है, क्या क्या होता है, कितनी परतें होती है, वो सारी चीजें ट्राई करते हैं। लिख लिया ये, समझ में आ गई? लिखो लिखो फटाफट से लिखो। कोशिका भित्ति पादप की कैसी बनी होती है, सवाल इतना ही आएगा, इनमें से कोई ऑप्शन मिल जाएगा आपको। मुख्य तो क्या होता है उसमें? सेलुलोज होता है। पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? मुख्यतया सेलुलोज की बनी होती है, और इनकी मात्रा बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। ठीक है,
कच्चे फल जो होते हैं कठोर होते हैं, पकने के बाद में सॉफ्ट हो जाते हैं। क्यों होता है? इस संसार में चल रहा हर एक कार्य हमारी साइंस से संबंधित होता है, चाहे वो बायोलॉजी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री कुछ भी हो। सेलुलोज की मात्रा कम हो जाती है ना सेलुलोज की नहीं होती उसमें, पेक्टेट की हो जाती है। मिडिल लेवल में पढ़ेंगे हम, एक मध्य पटली का होती है उसके चारों तरफ। सेल वॉल का सबसे बाहरी आवरण होता है मध्य पटली का, तो उसमें क्या होता है, फल के पकने के बाद में एक पेक्टियोलाइटिक एंजाइम एक्टिव हो जाता है, पेक्टियोलाइटिक। अब कभी भी आपको लाइसिस या लाइटिक नाम सुनाई दे ना, लाइसिस बोले, लाइसिस का मतलब तो होता है टूटना, इसका मतलब तो क्या होता है टूटना, और जेनेसिस का मतलब क्या होता है बनना। जेनेसिस का मतलब होगा बनना। मैं कहूं हाइड्रोजेनेसिस मतलब वहां हाइड्रोजन बन रहा है, मैं कहूं हाइड्रोलाइसिस मतलब वो हाइड्रोजन टूट रहा है वहां से। तो पेक्टियोलाइटिक एक एंजाइम आता है जो पेक्टेट, कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट का आवरण रहता है, उस पेक्टेट को घोल देता है, डिसॉल्व कर देता है, जिसकी वजह से फ्लूइड है वो कैसा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। अभी पढ़ते हैं, लिख लिया ये, ठीक है। क्या टाइम हो गया? 5 हो गया क्या? इतना फिक्स कितना हो गया? 517 हो गया। ठीक है, कल देखते हैं फिर और आगे। कल हम देखेंगे सेल वॉल की स्ट्रक्चर, देखेंगे कोशिका भित्ति कैसी दिखती है। इसमें 3 प्रकार की होती है, जैसे सबसे बाहर मध्य पटलिका होती है, फिर प्राथमिक भित्ति, द्वितीयक भित्ति, तृतीयक भित्ति, उनके मध्य में क्या क्या संबंध होते हैं। और हाँ, एक चीज मैं बता देता हूँ आपको, टेलीग्राम चैनल पर मैं क्वेश्चंस वगैरह डालता हूँ। केजीएम कक्षा यूट्यूब चैनल है, केजीएम कक्षा ही टेलीग्राम चैनल है। ये क्लास से आपकी डाली हुई है, शुरू की 3 क्लास मैंने उसमें डाल रखी है, ठीक है। और एक्स्ट्रा क्लासें में, कई क्लासें मैंने जैसे कई चैप्टर करवा रखे हैं, तो अगर टाइम मिले तो उस हिसाब से देख लेना। ह्यूमन फिजियोलॉजी के कुछ चैप्टर करवा रखे मैंने, ठीक है। केजीएम कक्षा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना, इस पर क्वेश्चंस वगैरह मिल जाएंगे आपको, ठीक है।